हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की हमारी क्लासेस कंटिन्यू हो रही हैं। अभी तक हमने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड को कंप्लीट कर लिया है और आर्चेस की क्लासेस में लास्ट क्लास में हमने 3 हिंज पैराबोलिक और सर्कुलर आर्चेस को कंप्लीट किया है। आज की क्लास में हम आगे बढ़कर 2 हिंज आर्च को स्टडी करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लास्ट तक पहुंच जाते हैं और फिर लाइक करना भूल जाते हैं। साथ ही साथ आप कमेंट में लिखकर बताइए कि आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए है। जो भी वीडियो प्रीवियसली बनाए हैं, अगर आपको उनको देखना है तो आपको आई बटन में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन वीडियोस का मिल जाए। तो आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2 हिंज आर्च को। तो हमारा टॉपिक है टू हिंज आर्च। 2 हिंज आर्च का क्या मतलब है? आपका आर्च इस तरीके का दिया है, आपका एक हिंज यहां पर है और एक हिंज यहां पर है। ठीक है, यहां पर मैं रिएक्शंस बता देता हूं। ये हो गया RA और ये हो गया HA, ये हो गया आपका RB और यहाँ हो गया आपका HB। एक मैं कोई सा भी एक लोडिंग ले लेता हूँ। सपोज करिए ये W यहाँ पर लोडिंग आई है, उसके कारण आपके रिएक्शन आ रहे हैं। तो अब हम इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डिटर्मिनेसी कि ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है या इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। उसके बाद हमें पता चलेगा कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे या एनालाइज करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर रिएक्शन है हमारे पास 1, 2, 3 और 4, और हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन कितनी है? सिर्फ 3 स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन, जो आपकी समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। यानी कि ये 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट हो जाएगा। मैं यहाँ लिख कर भी बता देता हूँ। जो हमारी स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है वो होती है ds इज इक्वल टू होती है dse प्लस dsi। यानी कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी ds इज इक्वल टू एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी। इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आप चाहे जाकर देख लीजिए। आई बटन पे आपको इसका भी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये ओपन है बिल्कुल, यानी कि यहाँ पर कोई लूप नहीं मिल रहा है। तो जब भी हमारे पास लूप नहीं मिलता है तो आपकी जो इंटरनल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी है वो हो जाती है 0। यानी कि जो आपकी स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होगी वो सीधे सीधे एक्सटर्नल इंडिटर्मिनेसी के बराबर हो जाएगी। तो अब ये कैसे निकालते हैं? DSE को निकालने का फॉर्मूला होता है RE माइनस आपकी जो अवेलेबल इक्वेशन है वो। ये RE क्या बता रहा है? ये RE बताता है आपका अननोन रिएक्शंस, अननोन बताता है। और ये जो स्मॉल r है ये बताता है कि आपके पास अवेलेबल इक्वेशंस कितनी है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ देख लेते हैं। हमारे पास RE की वैल्यू देखिए कितनी है। एक RA है, एक HA है, एक RB है और एक HB है। यानी कि हमारे पास टोटल 4 अननोन रिएक्शन आ गए। यानी RE इज इक्वल टू कितना हो गया? 4। उसके बाद जो हमारे पास अवेलेबल इक्वेशन है वो हमारे पास कितनी है? 3। कौन कौन सी? समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्स इज इक्वल टू 0, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ मूवमेंट एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू 0। तो ये 3 इक्वेशन है। तो ये जो स्मॉल r है इसकी वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। यानी कि ये जो 2 हिंज आर्च स्ट्रक्चर है ये 1 डिग्री से इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा कौन सा रिएक्शन है जिसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमें एक एडिशनल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। एक क्यों पड़ रही है? क्योंकि आपकी इनडिटर्मिनेसी 1 आई है। जितनी इनडिटर्मिनेसी आती है उतनी ही आपको एडिशनल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। इन एडिशनल इक्वेशंस को हम बोलते हैं कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं ऐसे कौन से रिएक्शन हैं जिन्हें हम फाइंड आउट कर सकते हैं और कौन से रिएक्शन हैं जिन्हें हम नहीं फाइंड आउट कर पा रहे हैं, और उसके लिए हम एडिशनल इक्वेशन का यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम रिएक्शंस को कैलकुलेट कर लेते हैं। हम पहले इस स्ट्रक्चर को एक तरह से पूरा बना लेते हैं। यहाँ पर मैं लेंथ को L दे देता हूँ और जो लोड है इसका मैं डिस्टेंस इस A पॉइंट से स्मॉल a ले रहा हूँ। ये कैपिटल A हो गया, ये कैपिटल
बी हो गया। अभी हमारा पूरा वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर हो गया, सारे हमें डिस्टेंसेस पता है हर लोड के। तो अब इसके बाद हम इसको एनालाइज कर सकते हैं। तो चलिए देखते करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं रिएक्शंस फाइंड आउट करते हैं। तो पहली जो इक्वेशन लग रही है वो आ जाएगी आपकी क्या, समेशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी जगह पे कई लोग ऐसा भी लिखते हैं समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, सेम चीज़ है। तो वर्टिकल रिएक्शन कौन कौन से हैं, एक आर ए है, एक आपका आर बी है और एक डब्ल्यू है। तो आर ए अपवर्ड है, आर बी भी अपवर्ड है, तो मैं प्लस में लिख लेता हूँ दोनों को, आर ए प्लस आर बी, और जो आपका डब्ल्यू है वो डाउनवर्ड है, तो आ जाएगा माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। डब्ल्यू को उस तरफ ले जाएंगे तो हमें इक्वेशन मिल गई आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये हमारी पहली इक्वेशन थी। दूसरी इक्वेशन देखिए, दूसरी इक्वेशन मैं लगा रहा हूं समेशन ऑफ मूवमेंट एट ए इज इक्वल टू 0। आप ए पॉइंट भी ले सकते हैं, आप बी पॉइंट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए पॉइंट पे अगर मैं मूवमेंट 0 कर रहा हूँ तो आ जाएगा आर बी, ए पॉइंट से इसका डिस्टेंस है, वर्टिकल डिस्टेंस है एल, तो यहाँ जगह कितना आर बी इंटू एल। अब ये जो आर बी है इस ए पॉइंट के अबाउट कैसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है इस तरफ, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, और डब्ल्यू इस ए पॉइंट के अबाउट कैसे जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से। तो यानी कि ये डब्ल्यू आएगा वो इसका अपोजिट साइन आएगा। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव ले रहा हूँ तो मैं डब्ल्यू वाले को माइनस में ले लेता हूँ, माइनस डब्ल्यू। और डब्ल्यू का डिस्टेंस इस ए पॉइंट से कितना है, स्मॉल ए, तो यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू इंटू ए इज इक्वल टू 0। यहाँ से आर बी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी आपकी, आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू ए, ये उस तरफ पहुँच गया, एल आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो यह आ जाएगा आर बी की वैल्यू मिल गई। अब अगर आर बी मिल गई तो इस इक्वेशन में हम रख देंगे, तो यहाँ से हमें आर ए की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी। मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ आर ए इज इक्वल टू ये डब्ल्यू और आर बी को उस तरफ ले जाता हूँ माइनस आर बी। आर बी की वैल्यू मुझे पता है, तो यहाँ जाएगा डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू ए अपॉन एल। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, डब्ल्यू बाहर निकाल लेते हैं, मैं ऊपर रब करके वहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ से हम W को कॉमन निकाल लेते हैं, तो आर ए इज इक्वल टू डब्ल्यू यहाँ आ जाएगा, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा L माइनस ए डिवाइडेड बाय L। तो L माइनस ए क्या लिख सकते हैं, L माइनस ए, ये डिस्टेंस बचा, इस डिस्टेंस को हम नाम दे रहे हैं B। ठीक है, तो ये हो जाएगा W इंटू बी अपॉन एल। तो हमारे आर ए और आर बी तो कैलकुलेट हो गए, यानी कि ये आपके रिडंडेंट रिएक्शन नहीं है, मतलब इनकी वैल्यूज़ को आपको अलग से कैलकुलेट नहीं करना, यहीं से इनकी वैल्यूज़ को हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस पे। तो थर्ड इक्वेशन आ गई आपकी, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज इक्वल टू 0। इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, सेम चीज़ है ना। तो अब हॉरिजॉन्टल में देखिए एक एच ए है और एक एच बी है, इसके अलावा और कोई लोड नहीं है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अब देखिए यहाँ पर एच ए जो है आपका लेफ्ट से राइट जा रहा है, तो मैं उसको ले रहा हूँ पॉजिटिव, तो आ जाएगा एच ए, और एच बी जो है अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है एच ए का, तो आ जाएगा माइनस एच बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से हमें मिल जाएगा एच ए इज इक्वल टू एच बी। अब देखिए ये सिर्फ रिलेशन मिला है एच ए और एच बी के अंदर, पर हमें इनकी पर्टिकुलर वैल्यू नहीं मिली। यहाँ पर देखिए आर ए की हमारे पास एक वैल्यू है, यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो यानी कि ये जो है इसको हम एक रिडंडेंट मान लेते हैं कैपिटल एच। जितनी इसकी वैल्यू आएगी उतनी ही इसकी वैल्यू आएगी, इसलिए एक ही रिडंडेंट हुआ, तो हमने उसको नाम दे दिया कैपिटल एच। यानी कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जो अननोन फोर्स है वो है ये, जिसको हमने H से डिनोट कर दिया। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें एक एडिशनल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसे हम बोलते हैं कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन। तो देखते हैं कौन सी कॉम्पैटिबिलिटी इक्वेशन लगाएंगे। तो इसके लिए हम लगाएंगे कास्टिग्लियानोस थ्योरम ऑफ
लीस्ट वर्क, या फिर इसी को हम बोलते हैं क्या, मिनिमम स्ट्रेन एनर्जी थ्योरम। ये हम जब स्ट्रेन एनर्जी का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डीप में पढ़ेंगे। मैं आपको बस ये बता देता हूँ ये क्या कहती है। कास्टिग्लिआनो थ्योरम कहती है कि अगर कोई रिडंडेंट है, जैसे हमारा रिडंडेंट था कैपिटल H, तो इस रिडंडेंट के रिस्पेक्ट में अगर आप स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने क्या किया, स्ट्रेन एनर्जी जिसको मैंने U से डिनोट किया है उसको रिडंडेंट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है, और अगर ये इज इक्वल टू 0 है तो आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो स्टेबल रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, रिडंडेंट के रिस्पेक्ट में स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करने के बाद अगर वो उसकी वैल्यू 0 आ रही है तो आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपका स्टेबल स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसकी मदद से हम इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। जो स्ट्रेन एनर्जी है उसका फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू इंटीग्रेशन m स्क्वायर अपॉन 2EI इंटू dx। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला होता है क्या, स्ट्रेन एनर्जी का। अब मुझे क्या चाहिए, इस स्ट्रेन एनर्जी को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू h। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं कर रहा हूँ डेल U विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ h। ठीक है, तो अब जब मैं डिफरेंशिएट करूँगा तो इंटीग्रेशन का साइन यहाँ रहने देता हूँ, इस mx को डिफरेंशिएट करेंगे तो यह आ जाएगा 2mx अपॉन 2EI। अब क्योंकि ये h नहीं है तो इसका फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा h के टर्म में, तो यहाँ जाएगा dmx विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ h dx। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका जो फॉर्मूला बचेगा वो सिर्फ इतना बचेगा। इसका हम यूज़ करके हॉरिजॉन्टल रिएक्शन को कैलकुलेट करेंगे। तो जो हमारा फॉर्मूला बन गया वो इतना बन गया, डेल U विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ H इज इक्वल टू इंटीग्रेशन mx डेल ऑफ mx विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ H dx, और अपॉन में EI है तो मैं उसको बाहर लेकर देता हूँ 1 अपॉन EI, क्योंकि वो एक कांस्टेंट चीज़ है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बन गया डेल U बाय डेल H का। अब इसको हमें इक्वेट करना है 0 से, कास्टिग्लिआनो थ्योरम की वजह से। अब हमें क्या करना है, किसी भी एक x सेक्शन पर हमें मोमेंट को फाइंड आउट करना है। तो आर्चेस की हमने जब पहली क्लास पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्शन पर अगर हम मोमेंट को कैलकुलेट करेंगे आर्चेस के अंदर तो mx क्या हो जाता है, म्यू माइनस h इंटू वाई। अब ये क्या है म्यू, म्यू का मतलब होता है आपका जो भी मोमेंट वर्टिकल फोर्सेस के कारण आ रहा है उन सब को हमने इस म्यू से डिनोट किया है। ठीक है, y क्या है, y किसी भी एक x डिस्टेंस पर जो वर्टिकल डिस्टेंस आ रहा है वो आपका y है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये आपका mx हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, हमें देखिए mx मिल चुका है, अब हमें डेल mx विथ रिस्पेक्ट टू डेल h करना है, तो आप इसको डिफरेंशिएट कर दिए, डेल mx विथ रिस्पेक्ट टू डेल ऑफ h कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये म्यू जो है उसमें h तो आ नहीं रहा है क्योंकि ये सिर्फ वर्टिकल फोर्सेस के कारण है, तो ये हो जाएगा 0, h का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, तो यहाँ बचेगा कितना, माइनस का y। तो ये जो हमें मिल गई mx की वैल्यू मिल गई और डेल mx की वैल्यू मिल गई। अब इनको हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में फिर से पुटअप करेंगे और सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखें, इस वाली इक्वेशन में मैं इसको पुटअप कर रहा हूं, तो यहां से आ जाएगा डेल u बाय डेल h इज इक्वल टू, यहाँ जाएगा 1 अपॉन EI इंटीग्रेशन mx की वैल्यू क्या है आपकी, म्यू माइनस h इंटू वाई। ठीक है, ये आपकी mx की वैल्यू जो मैंने यहाँ रख दी। उसके बाद डेल mx बाय डेल h की वैल्यू कितनी है, माइनस y, तो यहाँ आ जाएगा माइनस y, और इसको क्या कर रहा है, इक्वेट कर रहे हैं 0 से। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो मुझे इस हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू का कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ देखिए EI को मैं उस तरफ ले जाता हूँ, 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इस माइनस y को मैं अंदर
मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, चाहे तो आप माइनस को भी हटा सकते हैं, अभी फिलहाल मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ जाएगा 1/e उस तरफ जाके कैंसिल आउट हो गया, बचा इंटीग्रेशन म्यू इंटू वाई, सॉरी माइनस के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस में, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। अब मैं इंटीग्रेशन साइन को अलग ले लेता हूँ, तो इंटीग्रेशन, अब h तो एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, तो उसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, तो ये हो जाएगा h और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ y। ठीक है, फिर से देख लीजिए एक बार, इस माइनस वाई का मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया है, तो म्यू इंटू वाई किया तो माइनस म्यू इंटू वाई ये हो गया, इसमें मल्टीप्लाई किया तो माइनस का प्लस हो गया, और इसमें क्या है तो h इंटू वाई स्क्वायर आना था, h एक कांस्टेंट है तो h को मैंने बाहर निकाल लिया, इक्वल टू में कर देंगे 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो माइनस वाला टर्म है उसको हम उस तरफ ले जाते हैं, और ये जो h के साथ मल्टीप्लाई में उसको हम डिवाइड में ले जाते हैं, तो हमें एक एक्सप्रेशन मिल जाएगा हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन का। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मैं उस तरफ ले जाता हूँ, तो यहाँ बचेगा ओनली h इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ म्यू इंटू वाई डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ वाई स्क्वायर, और यहाँ पे dx भी है साथ में, इस तरीके से। तो ये जो एक्सप्रेशन मिला ये हमें हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का एक्सप्रेशन मिला। इससे पहले जब हमने 3 हिंज आर्च पढ़ा था तो हमारे पास एक एडिशनल इक्वेशन यहाँ पर थी, C पॉइंट पे 0 था, तो इस एडिशनल इक्वेशन का यूज़ करके हमने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया था, पर 2 हिंज आर्च में ये मिसिंग है, ये यहाँ पर है नहीं, तो उस वजह से क्या हो गया, जो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है उनकी वैल्यू को हम कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए हमने इस इक्वेशन को डेवलप किया है। तो जब आपका 2 हिंज आर्च आएगा तो आपको इस इक्वेशन का यूज़ करके इस हॉरिजॉन्टल वैल्यू को कैलकुलेट करना है, और बाकी जैसा हमने बेंडिंग मोमेंट, नॉर्मल थ्रस्ट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट सब निकाला था वो वैसा ही निकालना है, बस एक चेंज आ गया कि ये आपको कैलकुलेट करना है। अब इसमें इंटीग्रेशन जो करना है ये थोड़ा सा क्या पड़ेगा, आपको लेंथी काम पड़ेगा, तो हो सकता है आपसे सिर्फ इतना ही पूछ ले कि आप हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि यही बहुत बड़ा लेंथी काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा डेरिवेशन आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट का। नेक्स्ट वीडियो में हम 2 हिंज आर्च का जो न्यूमेरिकल है, जिसमें हम इसको सॉल्व करके पर्टिकुलर एक वैल्यू लेंगे और पूरा न्यूमेरिकल पूरी तरीके से करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।